हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। तो आज हम देखने वाले हैं KVS PGT हिस्ट्री का सिलेबस क्या होने वाला है और आप कैसे इस सिलेबस को कंप्लीट करना है आपको विद इन द टाइम। तो वो सब चीज़ हम आज देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं KVS में कितने लेवल में पेपर होते हैं, कैसे कैसे पेपर होता है, थोड़ा हम ये समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें KVS की, तो KVS में आपको पता है 3 लेवल में पेपर होते हैं। एक होता है आपको पता है प्राइमरी टीचर का। तो अगर हम लेवल की बात करें तो एक होता है PRT लेवल। प्राइमरी टीचर की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं PRT की, ठीक है, PRT। एक होता है TGT टीचर्स का, है ना, और एक की अगर हम बात करें वो होते हैं आपके PGT टीचर के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो मैं आपको सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ हिस्ट्री का, वो PGT के लिए करूँगी, ठीक है। तो 3 लेवल में पेपर होता है। एक होता है आपका PRT लेवल, एक होता है आपका TGT लेवल, एक होता है आपका PGT लेवल। अगर मैं आपसे बोलूँ इन तीनों के लिए, अगर आपको इन तीनों का फॉर्म फिल करना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ अगर आपको इन तीनों का फॉर्म भरना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ PRT के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, है ना। और अगर मैं आपसे बोलूँ TGT टीचर के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगर मैं बोलूँ आपकी PGT के लिए कितनी होनी चाहिए, 40 ईयर। तो ये मैंने किसके लिए बताया, ये मैंने बताया है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। किसके लिए बताया, जनरल कैटेगरी के लिए। OBC वालों को 3 वर्ष का अलग से मिले हैं एज छूट, जो कि आपको पता है 3 वर्ष की मिलती है। और SC और ST वालों के लिए कितने वर्ष के लिए मिलती है, 5 वर्ष के लिए। तो ये यहाँ पे भी आपको दी गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि महिलाओं को 10 साल की छूट मिली। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो अगर आप महिलाएं हैं और फॉर्म फिल करना चाहती हैं, तो अगर आप इस एज में भी आती, मान लो आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपकी एज इसमें से आ रही है, उसके बाद भी आपको 10 साल की छूट मिलेगी। तो महिलाओं को अलग से 10 साल की क्या मिलने वाली है, अलग से 10 साल की छूट मिलने वाली है। और अगर आप इस कैटेगरी में भी आ रही हो तो आपको ये भी छूट मिलेगी, साथ में आपको ये भी छूट मिलने वाली। क्लियर हुआ। तो ये एज है PRT में, अगर आपके 30 साल भर सकते हो, 35 साल, और आपके PGT में 40 साल। और बाकी जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको ये क्या मिली है, छूट मिली हुई है। महिलाओं को 10 साल की छूट मिली। क्लियर हुआ। तो हमने देख लिया। अगर हम बात कर रहे हैं आपसे कि एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का मोड कैसा होता है, देखो वो क्या होता है। अगर हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम जो होता है वो आपको पता है रिटन एग्जाम होता है। 70% जो कवरेज होता है वो कैसे होता है, रिटन एग्जाम पे होता है। तो आप पे इसको बड़ा फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है आपका रिटन एग्जाम। फिर आपका इंटरव्यू होता है जो 15% आपका गेन करता है, और ये होते हैं आपके डेमो क्लासेस जो 15% होते हैं। तो अब हम देखेंगे रिटन एग्जाम के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया ये 70% की रिटन एग्जाम हो रहा है। तो देखते हैं रिटन एग्जाम कैसे होता है। अगर हम बात करें रिटन एग्जाम की, तो अब अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें, मोड ऑफ एग्जाम की, रिटन एग्जाम जो होता है अभी तक तो आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो रहा है आपका। KVS का जो पेपर हुआ लास्ट ईयर वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर हुआ है, ठीक है। हो सकता है अगर इस बार चेंज हो तो मे बी आपका पेपर ऑफलाइन होना शुरू हो जाए, पर अभी ये जो होगा वो आप कंप्यूटर बेस्ड होगा। आप इतना मान लो 180 नंबर का पेपर होता है और ये 3 घंटे आपको इसके लिए मिलते हैं। मतलब क्या है, 180 नंबर का पेपर होगा, चाहे PRT के लिए पेपर दे रहे हो, चाहे TGT के लिए दे रहे हो, चाहे PGT के लिए पेपर दे रहे हो, तीनों के लिए जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। पेपर कितने नंबर का होगा, पेपर जो होगा वो 180 नंबर का होगा, और इसके लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब ये है कि माइनस मार्किंग किसी भी लेवल में नहीं है, चाहे वो PRT लेवल हो या आपका TGT लेवल हो या फिर आपका PGT लेवल हो, किसी भी लेवल में आपकी कोई भी मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर कितने नंबर का होने वाला है, वो 180 नंबर का पेपर जो पेपर आपका एक ही साथ होगा, एक ही घंटे मिलेंगे। पेपर में क्या होंगे, वो आपके 4 पार्ट्स में पेपर को डिवाइड किया गया होगा, 4 पार्ट्स में, ठीक है। देखो क्या होगा, मैं बात कर रही हूँ अभी किसकी, TGT, मतलब मैं बात करूंगी अभी सिलेबस की PGT की। तो यहाँ पे देखो मैंने PGT लिख रखा, तो PGT में बात करूंगी। अगर जो 2 पार्ट्स आते हैं ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों के लिए सेम होते हैं, है ना, तीनों के लिए, सॉरी, PRT के लिए भी होगा सेम, TGT के लिए भी होगा सेम, और PGT के लिए सेम होगा। मतलब जो ये आपके 40 नंबर होते हैं ये तीनों के लिए सेम होगा। मतलब ये तीनों के लिए क्या होने वाले हैं, तीनों के लिए PRT के लिए भी सेम होगा। मतलब ये सेक्शन अगर बात करें वो तो अलग अलग होगा, बट बता रही सेक्शन ऐसे होंगे, PRT के लिए भी होगा, TGT के लिए होगा, और ये आपका PGT के लिए भी होगा। मतलब क्या, पार्ट 1 में आएंगे 20 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर सेक्शन होगा, जहां पे आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी, हिंदी या इंग्लिश। वही अगर हम बात करेंगे पार्ट 2 में, यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस प्लस रीजनिंग आएगी, साथ में आपकी कंप्यूटर आएगी। तो ये तीनों जगह क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, तीनों जगह। चेंज आता है पार्ट 3 और पार्ट 4 में। तो पार्ट 3 में क्या आता है, अगर हम TGT की बात करें और PGT की बात करें, तो यहाँ पे 80 नंबर 40 नंबर पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपकी पेडोलॉजी आती है 40 नंबर की, किसके लिए, PGT और TGT के लिए। वही अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ PRT के लिए, तो यहाँ पे ये कितने नंबर की हो जाती है, 60 नंबर की। यहाँ पे कितने नंबर की हो जाएगी, 60 नंबर की। मतलब जो पार्ट 3 होगा
जहाँ पे पेडियोलॉजी पूछी जाएगी टीजीटी और पीजीटी के लिए कितने नंबर की पूछी जाएगी, 40 नंबर के लिए। वहीं अगर बात करेंगे पीआरटी के कितने नंबर की पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी आपकी 60 नंबर की। और जो पार्ट 4 होता है यहाँ पे पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट, है ना। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए तो कितने नंबर पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपका 100 नंबर का टीजीटी और पीजीटी के लिए। और यहाँ बात करेंगे पीआरटी के लिए तो इसके 20 नंबर आप कम कर दो तो यहाँ पे 80 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल मिला के आपको 180 नंबर हो गए, देखो 40 80 और ये 100 180। और यही मैं बताने वाली हूँ आपको केवीएस के सिलेबस के बारे में, स्पेशली मैं बताऊंगी सब्जेक्ट जो है आपका ये, है ना, जिसमें मैं बताऊंगी आपकी हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको ये सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट देखो, ये मैं आपको नहीं बताने वाली अभी 20 नंबर। हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गया, जनरल अवेयरनेस प्लस आपकी रीजनिंग कंप्यूटर, ये नहीं बताऊंगी, ना ही बताऊंगी आपका पेडोलॉजी। मैं बताने वाली हूँ आपको ये वाला पोर्शन पार्ट नंबर 4 जहाँ मैं बताऊंगी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें भी किसका, हिस्ट्री का, इतिहास का। समझ गए पेपर का पैटर्न, अब आपको समझ आएगा कि मैं आपको बता क्या रही हूँ। क्लियर हुआ, समझ आ गया। तो 180 नंबर का पेपर होता है, ये दोनों सब में तीनों में लेवल में सेम आते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस आता है, पीआरटी में ये 60 नंबर का आता है, टीजीटी पीजीटी में 40 नंबर का आता है। वही सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आता है टीजीटी पीजीटी में 100 नंबर का आता है, पीआरटी में ये 80 नंबर का हो जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, समझ आ गया। 180 नंबर का पेपर होता है, कोई भी आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस के देखने पे। और एक चीज़ याद रखना, पूरा का पूरा सिलेबस जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। क्लियर हुआ, आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं तो आपको दिखता है, लगता है कहाँ से आ गया, तो ये सारी चीज़ कहाँ से होती है, ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। देखो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि सिलेबस जो होगा वो किससे होगा, वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या आने वाला है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने बोला राइटिंग इन सिटी लाइफ, मतलब क्या बोला गया है कि जो आपका ये जो ना 3rd सेंचुरी की बात, बीसी की बात करें, हम क्या बात करें यहाँ पे बीसी की बात करें, उसमें कौन कौन सी आपकी राइटिंग हुई है, उसमें हमें देखना होगा ग्रोथ ऑफ टाउन्स क्या थे, है ना, नेचर ऑफ द अर्ली अर्बन सोसाइटी क्या थी, हिस्टोरियन। यहाँ आप समझ लो हिस्ट्री में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, बात करते हैं आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बात करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे जब सिटीज़ बनना शुरू हुई थी नवपाषाण काल में, हम वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी आईवीसीज के बारे में कि कब बनी, कैसी टाउन प्लानिंग थी, वो सारी बातें हम यहाँ पे शुरू करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो एक टाइम हुआ बड़ा टाइम, और यहाँ पे आते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। देखो यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। देखो ये समझो कि आपको इंडियन हिस्ट्री के साथ आपको यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी, वो भी कौन सी, एंशिएंट हिस्ट्री वाली जो हम पढ़ते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं आप आईवीसी को रोमन एम्पायर से या फिर मेसोपोटामिया से। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको रोमन एम्पायर पढ़ना है, उसका देखना है कि कैसे वो ग्रो हुआ, पॉलिटिकली कैसे उसका विकास हुआ, कैसे इकोनॉमिक उसने अपने आप को एक्सपेंशन किया, कैसे वहाँ पे रिलीजन कल्चर का फाउंडेशन हुआ, किस तरीके से वहाँ पे आगे की चीज़ें हुई, और कैसे वो एक तरीके से वहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यूज ऑन द इंस्टीट्यूशन स्लेवरी का व्यूज क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ते हैं रोमन एम्पायर के बारे में तो हम हर एक चीज को यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपको समझ आया कि हमें रोमन एम्पायर को पढ़ना है। देखो सिलेबस में जो चीज लिखा है कम से कम वो चीज तो अच्छे से पढ़नी है, उन्होंने मेंशन किया तो हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आते हैं मंगोल्स के बारे में। अब देखो क्या हुआ, नोमैडिक एम्पायर्स की बात करें, यहाँ पे बात करेंगे मंगोल्स, है ना, 13 to 14 सेंचुरी में बात करें तो मंगोल कैसे आए, तो द नेचर ऑफ नोमैटिक, है ना, फॉर्मेशन ऑफ द एम्पायर्स, कैसे फॉर्मेशन हुआ एम्पायर्स का वो देखेंगे। साथ में हम देखेंगे रिलेशंस कैसे थे स्टेट के बीच में। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे मंगोल्स का जो हमारी कंट्री में आए हैं उनका क्या। ठीक है, समझ आप देखो क्या। अब हम देखेंगे किसके बारे में, अब हम देखो जो आपके सिलेबस में मेंशन है हमें सबसे पहले वो चीज़ कवर करनी है, फिर हम देखेंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सिलेबस को देख के हमें ये भी देखना है कि पीवाईक्यूज कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए, वो भी हम देखेंगे। अब देखो क्या है, अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें यहाँ पे, ये हमें पूरा देखना, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पोर्शन ये हो जाता है, ये 13 से लगा के 16 सेंचुरी तक हमें देखना है। फ्यूडल सिस्टम देखना, सोसाइटी देखना, फ्यूडल क्या था, सामंतवाद क्या था जो पूरे यूरोप में फैला, है ना, सामंतवाद क्या था हमें वो देखना है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, कैसे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ हमें वो भी देखना है। चर्च एंड सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंस था, और हिस्टोरियन व्यूज ऑन द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडिज्म, मतलब कैसे डिक्लाइन हुआ है फ्यूडल सिस्टम, वो भी हमें यहाँ पे देखना है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें चैलेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन के बात करें, यूरोप में 14 से लगा के 17 सेंचुरी के बीच में क्या क्या चैलेंजेस हुए वो हम देखते हैं ना। न्यू आइडियाज एंड न्यू ट्रेंड इन द लिटरेचर एंड आर्ट्स की बात की गई। रिलेशनशिप विद द रियल आइडियाज के बारे में बात की गई। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेस्ट एशिया का कंट्रीब्यूशन क्या हमें वो भी देखना है। हिस्टोरियन व्यू पॉइंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द नोशन, ये भी हमें देखना है। साथ में हमें यूरोपियन जो आपका पुनर्उद्घाटन मतलब पुनर्जागरण हुआ हमें उसके बारे में भी देखना है। अब देखो क्या डिस्प्लेसिंग
के बारे में देखा है, इंडिजीनियस जो पीपल डिस्प्लेस हुए हैं उनके बारे में हमें देखना है, क्या देखना है, यूरोपियन कॉलोनिज्म के बारे में देखना है, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखना है। देखो ये सारा आपका क्या दिया हो यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में चीजें मेंशन की हैं। आप देखिए हम कैसे आते हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ, कैसे हम आते हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ, वो यहाँ पे लिखा है कि आपको देखना है। साथ में देखो हमें यह भी देखना है चाइना और कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव्स के बारे में भी बहुत अच्छे से चीजों को हमें यहाँ पे देखना है। अब हम बात करते, सबसे पहले बात हम बात, देखो ये तो हमने देख लिया बड़ा बड़ा, अब हम आते हैं अपनी इंडियन किस पे, इंडियन हिस्ट्री पे। अभी तो हमने देख लिया पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री, मैंने कहा ना वर्ल्ड के बारे में देखना है। अब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो हम बात करेंगे हड़प्पा कल्चर के बारे में। हड़प्पा कल्चर के बारे में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें डिस्कवरी देखनी है, कैसे बना है, कौन कौन सी मेजर साइट्स थी वो भी हमें देखनी है, याद रखना है, कहीं ना घुमा फिरा के देखो चीजें हमें वही देखनी। यहाँ पे देखो क्या है, आपको गुप्ता पीरियड देखना है बहुत अच्छे से, मॉडर्न पीरियड देखना है बहुत अच्छे से, गुप्ता पीरियड हो गया, मॉडर्न पीरियड हो गया, इंस्क्रिप्शंस देखने हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस देखनी है, साथ में अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड द गुप्ता पीरियड लैंड ग्रैंड ये भी आपको देखने हैं बहुत अच्छे से, ये उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें किंगशिप या कास्ट की बात करें तो किस तरीके से कास्ट सिस्टम आया, मतलब महाभारत यहाँ पे बात करें या फिर हम बात करते हैं वैदिक पीरियड में किस तरीके से कास्ट सिस्टम आया। हमें पता है कि 4 तरीके से कास्ट सिस्टम था वैदिक पीरियड में, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो कास्ट सिस्टम की बात भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हम कास्ट सिस्टम की बात भी देखेंगे। फिर हम बात करते हैं आपके कल्चर डेवलपमेंट्स की, वो भी हम यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। क्लियर हो, हम किसी बात करें, हम बात करें आपकी कल्चरल इसकी, ठीक है। आप देखो क्या हुआ, आगे देख लो क्या करते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं जो आपके लोग हमारे इंडिया में आए, ट्रेवलर्स की बात करते हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना। हैंग सॉन्ग कौन आया, फयान कब आए इंडिया में, तो हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, अल्बर्नी के बारे में देखेंगे, इब्न बतूता के बारे में देखेंगे, फ्रांसिसो बर्नियर के बारे में देखेंगे, तो इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर हुआ, समझ आया, इसके बारे में देखेंगे, ये हमें समझ आ गया। अगले देखो क्या है, आप भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में देखेंगे, मतलब भक्ति सूफी जो मूवमेंट था, आपको बराबर समझ आ रहा है कि क्या बता रही हूँ मैं। हड़प्पा देखना है, वैदिक पीरियड देखना है, मॉडर्न पीरियड देखना है, गुप्ता पीरियड देखना है। क्लियर हुआ। फिर आप अगर आप 7वीं सेंचुरी की बात करोगे कौन कौन आप में आए, इसका मतलब क्या है, आपको देखना पड़ेगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, तभी तो पता कर पाओगे, देखना पड़ेगा आपको विजयनगर अंपायर के बारे में थोड़ा बहुत, है ना। फिर अगर आप बात करेंगे, फिर आपको देखना है भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या देखना है, भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में देखना है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा भक्ति सूफी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखना है। देखो मैंने बोला ना विजयनगर अंपायर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, विजयनगर अंपायर के बिना पढ़े आप बता ही नहीं सकते कि कौन कौन आपके बड़े बड़े जो डिस्कवर वो आए थे वो लोग आएंगे, तो फिर हमें विजयनगर अंपायर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो यहाँ पे लिखा अकाउंट ऑफ द हाउ हम्पी वाज फाउंड, तो यहाँ पे देखो विजयनगर अंपायर के टेम्पल्स देखने, फूड्स देखते, इरिगेशन देखना है, और हम रिलेशनशिप देखेंगे कैसे किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को बनाया, हम्पी कैसे बना है, तो हमें विजयनगर अंपायर के बारे में अच्छे से देखना है। स्पेशली कहने का मतलब ये है कि यहाँ मेंशन किया गया है कि आपको आर्ट एंड आर्किटेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है ना, आर्ट एंड, और ये जरूरी भी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि हम देखें उनका प्रशासनिक कैसा था, प्रशासन कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, साथ में उसका आर्ट एंड कल्चर कैसा था। क्लियर हुआ। अब हम बात करें यहाँ पे जमींदारी ऑफ, देखो यहाँ पे मुगल अंपायर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मुगल अंपायर की, है ना, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया मुगल अंपायर के बारे में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मुगल अंपायर्स के बारे में। क्लियर हुआ, तो हम देखेंगे यहाँ मुगल अंपायर के बारे में, आईने अकबरी देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीरियल रिलेशन देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, अकाउंट ऑफ द कॉम्प्लीशन ऑफ द आईने अकबरी, तो यहाँ पे देखो फिर आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं हम किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की, मतलब कल्चर की बात करें, बुक्स की बात करें, साहित्य की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। पर ऐसा नहीं आप छोड़ के चले जाओगे, मुगल पीरियड को पढ़ना पड़ेगा आपको। और फिर आता है आपका यूरोपियन एरा। देखो कहने का मतलब समझ रहे हो कि आपको क्या करना, आपको इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि सामंतवाद कब आया था, आपको पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री में सामंतवाद का डिक्लाइन कैसे हुआ था, पढ़ना आपको इंडियन हिस्ट्री तो पूरी है ही, साथ में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, और उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री में बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे देखो ब्रॉड ओवरव्यूज देंगे। हमें क्या लेना है, हमें बहुत बड़ा मतलब ऐसे ओवरव्यूज लेना है कि कॉलोनियलिज्म सिस्टम क्या था, कैसे आया, जमींदारी सिस्टम क्या था, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखनी है आपको। परमानेंट सेटलमेंट क्या था, मतलब जमींदार लैंड, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपसे बात की जा रही है, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या थे, परमानेंट क्या था, रेतवाड़ी क्या था, महालवाड़ी क्या था, वो हम सब यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। अगर हम बात करें 1957 के रिवोल्ट्स की, ये तो हमें देखना 1857 का रिवोल्ट क्या हुआ था, ये हमें अच्छे से देखना ही। साथ में हमें देखना महात्मा गांधी और नेशनलिज्म मूवमेंट, मतलब 1915 के बाद जब गांधी जी इंडिया में आते हैं उसके बाद जो चीज़ें चेंज होती है वो क्या है, तो हमें यहाँ पे गांधी जी को देख के फोकस करना है। मतलब क्या है, हमें देखना है सीडीएम क्या था, और हमें ये भी देखना है नेशनल मूवमेंट कब से
मतलब 1918 से लगा के 1948 तक गांधी जी का जो टाइम था उसके बारे में देखना है हमें। द नेचर ऑफ द गांधी पॉलिटिक्स एंड द लीडरशिप के बारे में देखना है। फोकस महात्मा गांधी एंड द 3 मूवमेंट लास्ट डे एट द फेरिस आर्च, ये हमें देखना है। तो हमें ये गांधी जी के बारे में पूरा देखना है ना, उन्होंने तो कम लिख दिया, हमें सारा चीज़ देखनी है ना गांधी जी के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर हमें देखना है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे एक्ट कि आपका रेगुलेटरी एक्ट कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा था, चार्टर्ड एक्ट कौन सा था। तो हम यहाँ पे सारे एक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारा फ्रेमिंग हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हमने देख लिया ना हिस्ट्री का बड़ा बड़ा सिलेबस। आप बड़ा बड़ा अगर मैं आपसे बोलूँ तो हिस्ट्री में क्या आएगा, आपको हिस्ट्री में पढ़ना है हमारी इंडियन हिस्ट्री, IBC, वैदिक पीरियड, मौर्यन, गुप्ता, सल्तनत, मुगल पीरियड, दिल्ली, पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें फिर गांधी पीरियड को अलग से पढ़ना है। साथ में पढ़ना है हमें फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमारा हो गया इंडियन हिस्ट्री। अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री में तो हमें पढ़ना है रोमन एम्पायर के बारे में, पढ़ना है यूरोपियन में कैसे आपका संबंधवाद हुआ, कैसे वो डिक्लाइन हुआ। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना है अच्छे से। क्लियर हुआ? तो हमें दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो आपको पढ़ना कैसे, देखो अब आपको क्या करना है, सिलेबस मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे करना है आपको, करना क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक बार जरूर देखो PYQs, है ना। सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया, उससे पहले आप एक बार जरूर PYQs देखो, समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और किस सेक्शन से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। कि इंडियन पॉलिटी से कितने, मतलब इंडियन हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आपको कोई भी इस तरीके का डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन पर जा सकते हो, आपको वहाँ पर हिस्ट्री की डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। आपके जैसा आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से आपकी क्लासेस ली गई हैं, है ना। अभी शुरुआत हुआ है, आपको पता है, तो आप एक बार जा सकते हो, जुड़ सकते हो वही। तो देखो पूरा सिलेबस हमने कर लिया, पेपर का पैटर्न भी देख लिया हमने। और मैं तो ये बोलूँगी सबसे पहले आप PYQs जाके एक बार जरूर देखो, आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, चलो यही मुझे आपको शेयर करना था, यही बातें मुझे आपको बतानी थी। आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।